नमस्कार, जय हिंद। मैं रोहित कुमार आपका स्वागत करता हूँ वाईफाई स्टडी स्टूडियो विच इज अ पार्ट ऑफ अनअकैडमी। तो आज जो 9 तारीख यानी होलिका दहन की क्लास है, तो मुझे लगा यार आप लोग होलिका दहन में व्यस्त होंगे, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो फेस्टिवल के साथ पढ़ाई अपना जारी रखना चाहेंगे। तो मुझे लगा कि आपकी पढ़ाई कहीं बेकार ना चला जाए, यानी आज का अगला दिन बेकार ना चला जाए, क्योंकि सैटरडे को भी क्लास नहीं हुआ, संडे को भी क्लास नहीं हुआ। तो मुझे लगा मैं घर में बैठा हूँ, फेस्टिवल तो आता जाता रहेगा, हर साल फेस्टिवल है बच्चों, और जॉब हो जाए ना तो रोज़ फेस्टिवल है, क्योंकि पैसा है तो फेस्टिवल है। तो फेस्टिवल में मैं कुछ आपके लिए आज हिस्ट्री और साइंस के कुछ एमसीक्यू जो रिवीजन कह दें या पहले पढ़ चुके हैं, एक रिवीजन टेस्ट की तरह, जो आपको लगेगा सर कि आधा अधूरा ना रहे मेरी पढ़ाई, तो मैं आपको उसी की तैयारी आज करा दूँ। तो ये आप देख पा रहे होंगे सामने टीम वाईफाई चैंप है, जो एक तरफा देखें तो रेलवे हो, बैंक हो, एसएससी हो या डीआरडीओ कोई भी एग्जाम हो, एक ऐसी टीम जो आपको प्रीवी और मेंस दोनों की तैयारी करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। चाहे करंट अफेयर्स हो, जीके जीएस हो, इंग्लिश हो, संदीप सर की या हितेश सर की रीजनिंग हो, या आकाश सर की मैथ की बात करें, या कृति मैम की बात करें, या मेरी बात कर लें। तो चलिए इसकी बातें करेंगे क्लास के एंडिंग में, लेकिन सबसे पहले मैं देख लूँ कि आज क्या पढ़ने वाले हैं आप लोग। सबसे पहला क्वेश्चन बच्चों ये है, द पावर ऑफ अ लेंस इज मेजर्ड इन। एक लेंस की शक्ति किस में मापते हैं? डायोप्टर में, एम्पियर में, लुमेन में, या कैंडेला में? क्या होगा? द पावर ऑफ अ लेंस इज मेजर्ड इन। एक लेंस की शक्ति डैश में मापा जाता है, किस में मापा जाता है? डायोप्टर में, एम्पियर में, लुमेन में, या कैंडेला में? बिल्कुल आसान सा सवाल है। तो किस में मापते हैं हम लोग? एक लेंस की शक्ति को मापा जाता है किसमें? यानी कहें डायोप्टर में मापते हैं। सर अगर लुमेन की बात करें, कैंडेला की बात करें, तो कैंडेला यानी लुमेन्स इंटेंसिटी, ल्यूमेन इंटेंसिटी, या जो हिंदी में कहते हैं ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता क्या कैंडेला हो गया। अगर हम देखें डी, पावर ऑफ लेंस मेजर्ड इन डी डायोप्टर्स, फोकल लेंथ ऑफ लेंस जिसको हम लोग मेजरमेंट करते हैं, पी इज इक्वल 1/f, और मिनिमम डिस्टेंस जो है देखने का वो क्या? 25 सेंटीमीटर। कुछ बच्चों को लगेगा सर एम्पियर आपने नहीं बताया, तो कुछ चीजें मैं अब धीरे धीरे आपके ऊपर छोड़ रहा हूं, क्योंकि आपने पढ़ा है ना, रिवीजन करिए। क्या करिए बच्चों? रिवीजन करते रहो, ठीक है, ताकि आपको लगेगा कि कुछ कुछ मुझे भी करने चाहिए। द केमिकल नेम ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम क्लोराइड, या कैल्शियम नाइट्रेट? क्या होगा बताओ? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या होगा? सल्फेट होगा, कैल्शियम कार्बोनेट होगा, कैल्शियम क्लोराइड होगा, या कैल्शियम नाइट्रेट होगा? कैल्शियम सल्फेट। यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस, जैसा कि नाम से ही जग जाहिर है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, हाथ वाथ टूटता है ना, तो हम लोग जो प्लास्टर करवाते हैं, चढ़वाते हैं, वो होता है क्या? प्लास्टर ऑफ पेरिस है। यानी सर प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात किया जाए तो हम लोग कहाँ यूज करते हैं? केमिकल फॉर्मूला प्लास्टर ऑफ पेरिस का सबसे पहले CaSO4 इंटू हाफ H2O, कहीं कहीं लिखता है CaSO4 इंटू 2H2O, अंतर कुछ नहीं। देखो, बंदे का पैर टूटा, डॉक्टर ने क्या किया? बैंडेज कर दिया। गन, गणेशा माय फ्रेंड्स, यानी जो जितने सारे मूर्ति हैं, स्कल्पचर हैं, यूज करते हैं हम लोग। और जो घर का डेकोरेशन होता है बच्चों, जो देखो दीवार में कितना वेल फर्निश्ड है, तो इससे हम प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज करते हैं। ठीक है, कहाँ यूज करते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस में यूज करते हैं। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडियाज फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला परमाणु रिएक्टर है? अप्सरा, ध्रुव, कुडनकुलम, या रावत भाटा? क्या होगा? चलिए बताइए। क्या होगा? अप्सरा होगा। क्या होगा बच्चों? अप्सरा। अगर मैं रावत भाटा की बात करूं तो आपको पता है ये राजस्थान में न्यूक्लियर पावर प्लांट है। ये क्या? ये राजस्थान में न्यूक्लियर पावर प्लांट है। कुडनकुलम की बात करेंगे तो आपको पता है, तमिल को मैंने पढ़ा चुका है, ब्लैक मैजिक शो याद होगा,
नहीं समझ में आएगा गूगल जाना, गूगल करना जीएस बाय रोहित सर या ब्लैक मैजिक शो बाय रोहित सर करना गूगल में, पूरा लिस्ट मिल जाएगा ब्लैक मैजिक का। तो कुदम यानी कहाँ है बच्चों, ये तमिल कुक। कैसे याद रखें ट्रिक के जरिए, तमिल कुक। यानी सर ये क्या बता दिया, कुदम और फिर कल्पक्कम, ये दोनों के दोनों न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ है, तमिलनाडु में है। रावत भाटा की बात करेंगे तो राजस्थान में है। और अप्सरा ये पहला परमाणु रिएक्टर है भारत का। एक क्वेश्चन आता है सर, परमाणु रिएक्टर जो है भारत का पहला, वो किस प्रधानमंत्री के समय में बनाया गया था। तो अगर मैं बात करूं इसकी, तो सर ये देख रहे हो, जो भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर हैं माननीय जवाहरलाल नेहरू। और ये किया गया था बच्चों 1957 को, 20 जनवरी 1957, यानी 1957 को इनोग्रेट किया गया था प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। और डायरेक्टर कौन थे, तो होमी जहांगीर भाभा इनके डायरेक्टर थे। कौन थे, भाभा इनके डायरेक्टर थे। भाभा इनके डायरेक्टर रहे हैं, ठीक है। यानी और ये भारत का ही नहीं, एटॉमिक एनर्जी एस्टेब्लिशमेंट ट्रॉम्बे, एटॉमिक एनर्जी की स्थापना ट्रॉम्बे मुंबई बंबई में हुआ है। और अप्सरा इज द, क्या कहते हैं, अप्सरा इज द फर्स्ट रिएक्टर इन ऑल्सो एशिया, एशिया में ये पहला परमाणु रिएक्टर है जो 1957 में इनोग्रेट किया गया था। किसके द्वारा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। कहता है सर, द इनएबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और इट्स यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड। किसी पिंड की सामान्य स्थिति या उसके समान गति में बदलाव हेतु क्या आवश्यक है, मास, वेट, फ्रिक्शन या नन, कोई नहीं। यानी बिल्कुल आसान सा सवाल जिसको बोलते हैं ना हलवा वाली सवाल। तो किसी पिंड की समान स्थिति या उसके समान गति में बदलाव हेतु क्या आवश्यक है। बच्चों उस क्वेश्चन क्या कहा कि अगर कोई पिंड है, अगर वो स्टेबल है या फ्रीली मोड में है, फ्रीली मोड में है, तब क्या होगा, मास के कारण बदलाव होगा, वेट के कारण। बिल्कुल आसान सा सवाल था सर। देखो ये क्या कहता है बच्चों, कोई नहीं। यानी क्या आ गया यहां पर, मोशन, जड़त्व, इनर्शिया। क्या होगा, जड़त्व होगा, याद रखना, जड़त्व या इनर्शिया। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इनर्शिया, मोशन एंड रेस्ट। तो कहा किसी पिंड की समान स्थिति, समान स्थिति या उसके समान गति में बदलाव हेतु, समान गति में बदलाव। अब देखो समझना, समान गति यानी अगर वो मोशन में है तो कैसे बदलाव होगा, भाई रोक दो ना उसको, रुक जाएगा। अगर वो रेस्ट में है कैसे बदलाव आएगा, भाई धक्का दे दो उसे, चलता चलेगा। इसी का एग्जाम्पल है बच्चों कि जब हम कोई घोड़ा साइकिल चलाते हैं और अचानक से ब्रेक मारते हैं तो कहाँ गिरते हैं, सामने की ओर गिरते हैं। देखना प्रैक्टिकल करके, ठीक है। गलती से मत करना, कहीं नाक वाक टूट गया ना तो फेस्टिवल बेकार हो जाएगा। वॉट इट क्लियर है। देखिए ये गलती से हो रहा है तो क्वेश्चन मत करना, ये नन होगा यानी क्या होगा, इनर्शिया होगा। देखो, अ पर्सन हु इज पुलिंग अ बकेट फिल्ड विथ वाटर फॉल्स बिहाइंड विद द सडन ब्रेक ऑफ द रोप वायर। एक व्यक्ति जो पानी से भरी बाल्टी खींच रहा है वह रस्सी के अचानक टूटने के साथ पीछे क्यों गिरता है। देखो ये कहता है क्या, न्यूटन का फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ या फर्स्ट एंड थर्ड लॉ। भाई न्यूटन जो कहे से कहे, किस्मत अच्छी है तब, किस्मत बुरी रहेगी तो क्या होगा, बाल्टी टूटेगी टूटेगी, हम भी कुएं में चले जाएंगे, ठीक है। लेकिन किस्मत खराब रहे तो। लेकिन बच्चों कहा क्या कि एक व्यक्ति जो पानी से भरी बाल्टी खींच रहा है वह रस्सी के अचानक टूटने के साथ पीछे की गिरता, पता है क्यों, क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया बल। क्योंकि जैसे ही हम ताकत लगाएंगे, रस्सी देखो, जैसे ही रस्सी टूटेगा, रस्सी टूटा तो बाल्टी कहाँ, ये कुएं में जाएंगी और मैं इधर गिरूंगा। समझ में आ गया, क्या होगा, न्यूटन का थर्ड लॉ होगा। पहले नियम से हमें बल की परिभाषा, पहले नियम से हमें फोर्स का डिफिनेशन, पहले नियम से, पहले नियम को हम गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। पहले नियम को हम गैलीलियो का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, गैलीलियो का नियम कहते हैं। दूसरे नियम से हमें बल का व्यंजक प्राप्त होता है, F बराबर एम ए, F बराबर एम ए, मास इनटू एक्सीलरेशन। और थर्ड की बात करेंगे तो देखो न्यूटन के तीसरे नियम में कुछ मैं एग्जांपल दे दूं आपको ताकि समझ में आ जाए। कहता क्या है डेफिनेशन इसका,
टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन। अगर मैं दीवार में दिमाग टकराऊं, अपनी टक्कर मारूं, तो मैं जितनी तेजी से मारूंगा उतनी तेजी से हमारा सर भी पीछे टक्कर मारेगा। देखना करके कभी, या कभी मैं बॉल को लेता हूं तो बॉल को बैठे बैठे दीवार पे जब मारता हूं तो जितनी तेजी से वो दीवार पे जाता है उतनी तेजी से हमारे ओर आता है वो। दैट इज कॉल्ड टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन या डायरेक्शन। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा? सब एग्जाम्पल्स ऑफ थर्ड लॉ। तीसरे नियम में कुछ उदाहरण है, बंदूक का पीछे हटना। दैट मीन्स जैसे ही बंदूक को हम चलाते हैं, बंदूक का पीछे हटना, या फिर जो रिवॉल्वर होता है वो इस पे या फिर कंधे पे रख के जो चलाते हैं तो कंधे का पीछे झटकना, रॉकेट की गति, तैरना, ये सब के सब किसके एग्जाम्पल हैं? न्यूटन के तीसरे नियम के उदाहरण हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, द एस्ट्रॉयड बेल्ट इज अ रीजन ऑफ द सोलर सिस्टम लोकेटेड रफली बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग प्लैनेट्स। क्षुद्र ग्रह पट्टी सौर मंडल का एक ऐसा क्षेत्र जो निम्न ग्रहों में से किस कक्षा में स्थित है? मैंने कहा सर आपको कई सारे क्वेश्चन पढ़े हुए मिलेंगे, लेकिन ये फेस्टिवल बुनांजा कह देना, रिविजन हो रहा है आपका। अर्थ एंड मार्स एंड जुपिटर, जुपिटर एंड सैटर्न, सैटर्न एंड प्लूटो। तो क्षुद्र ग्रह पट्टी सौर मंडल का एक ऐसा क्षेत्र सौर मंडल का एक ऐसा क्षेत्र जो किसमें? पृथ्वी और मंगल नहीं, मंगल और बृहस्पति के बीच में, मंगल और बृहस्पति के बीच में चक्कर लगाएगा। ठीक है। तो क्षुद्र ग्रह पट्टी सौर मंडल का एक ऐसा क्षेत्र जो किसके बीच? मंगल और बृहस्पति के बीच चक्कर लगाएगा। याद रखना हमेशा। मैं इसे एग्जांपल के रूप में समझाने का प्रयास करता हूं। देखिए ये जुपिटर का है, ये जुपिटर है और ये मार्स है, और ये पूरे का पूरा एस्ट्रॉयड बेल्ट है। यानी मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में एक बड़ा अंतराल है। इस अंतराल में बड़ी संख्या में छोटे पदार्थ मौजूद हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, जिसे क्षुद्र ग्रह कहता है। और यह हमेशा समझना कि ये या तो डस्ट पार्टिकल्स होंगे, या तो क्या होगा, पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े होंगे जो मंगल और जुपिटर के बीच रहते हुए सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाएगा। और इसी के बाद से जितने सारे प्लैनेट हैं उसे हम गैसियस प्लैनेट कहते हैं। ठीक है। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ रहा होगा आपको। पीछे से हमारी जो इमेज की बैकग्राउंड है, सोच लीजिए कि गुरुजी सामने हैं, ताकि आपको ये थोड़ा सा फील आ जाए। ट्रांजिस्टर वाज इन्वेंटेड बाय, ट्रांजिस्टर का आविष्कार किसने किया? बॉर्डन शॉकले, एल ब्रैगवेट, जेपी डनलप या चार्ल्स बैबेज। तो ट्रांजिस्टर की बात करें तो आपको पता है जो इंटीग्रेटेड सर्किट चिप जो हम यूज करते हैं कंप्यूटर में, किसका बनाते हैं? सिलिकॉन का बनाते हैं। किसका बना होता है ये सिलिकॉन? ट्रांजिस्टर सिलिकॉन का बना होता है, जनरली सिलिकॉन का बना होता है। तो सर ट्रांजिस्टर का आविष्कार की बात करें तो किसने किया? बॉर्डन शॉकले ने। किसने किया? ट्रांजिस्टर का आविष्कार बॉर्डन शॉकले ने किया। जेबी डनलप की बात करेंगे सर तो जितने भी टायर है ना, टायर का आविष्कार डनलप ने किया। कंप्यूटर के फादर करते हैं चार्ल्स बैबेज को, और कंप्यूटर की मदर लेडी ऑगस्टस अड्डा, उससे कहेंगे कंप्यूटर की मदर कहेंगे। ठीक है। चलिए आइए थोड़े से मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। 1947 में अमेरिकी भौतिकविदों में जॉन बॉर्डिन और वाल्टर ब्रेटन द्वारा बेल लैब्स में विलियम शॉकले के तहत काम करने के लिए आविष्कार किया गया पहला काम करने वाला उपकरण एक बिंदु संपर्क ट्रांजिस्टर था। उन्होंने अपनी उपलब्धि के लिए 1956 का नोबेल पुरस्कार साझा किया है। तो कौन होगा? ऑप्शन क्या था आपका? विलियम शॉकले। दैट इज राइट आंसर। विलियम शॉकले इज फादर ऑफ ट्रांजिस्टर कहते हैं। ठीक है। विच अमंग द फॉलोइंग इज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बायोगैस? निम्न में से कौन सा बायोगैस का मुख्य घटक है? मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड, प्रोपेन और कार्बन डाइऑक्साइड, ब्यूटेन और कार्बन डाइऑक्साइड, या एथेन और कार्बन डाइऑक्साइड? क्या होगा? बायोगैस के मुख्य घटक की बात करेंगे तो बायोगैस में हम किसे शामिल करेंगे? क्या गोबर गैस भी होगा? बिल्कुल कह सकते हैं। तो क्या होगा ये?
यार ये तो हलवा वाला सवाल, ये तो बता दो क्या होगा। मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड, यानी सर बायोगैस में मुख्य रूप से मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और अल्प मात्रा में हाइड्रोजन सल्फाइड और नमी होता है। यानी बायोगैस की बात करें तो मुख्य रूप से हम मीथेन को शामिल करते हैं। मीथेन को हम मार्स गैस कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? मार्स गैस कहते हैं मीथेन को। मार्स गैस कहते हैं मीथेन को। एक चीज और क्वेश्चन आता है सर कि अगर मैं बात करूं कीचड़ युक्त स्थान की या धान की खेत से कौन सा गैस निकलता है, तो कीचड़ युक्त स्थान से धान के खेत से कौन सा गैस निकलता है? मार्स गैस निकलता है, नोन एज CH4। दीमक के बॉम्बे से कौन सा गैस निकलता है? CH4। जानवर की जुगाली, जुगाली समझते हो? टाउन वाले बच्चे तो नहीं समझते हैं, गांव वाले बच्चे समझ जाते हैं। जुगाली दैट मीन्स कि जानवर खाने के बाद जो मुंह चलाता है ना, उसे जुगाली कहते हैं। ठीक है, तो वो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज वुड अल्कोहल। निम्न में से किसे काष्ठीय शराब के रूप में भी जाना जाता है? काष्ठीय शराब, वुड अल्कोहल। मेथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल या कोई नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज वुड अल्कोहल। इनमें से किसे काष्ठीय शराब के रूप में भी जाना जाता है? मेथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल या कोई नहीं। तो किसे काष्ठीय शराब कहेंगे? मेथेनॉल को काष्ठीय शराब कहते हैं। दैट मीन्स केमिकल फॉर्मूला CH3OH। Methanol is also known as wood alcohol. It's a solvent in many chemical processes and it is a component of automobile antifreeze. मेथेनॉल को काष्ठीय शराब के रूप में भी जाना जाता है या कई रासायनिक प्रक्रियाओं में एक विलायक है और ऑटोमोबाइल एंटीफ्रीज का एक घटक है। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एक्टिव केमिकली। निम्न में से कौन अत्यधिक रासायनिक रूप से सक्रिय है? क्लोरीन, फ्लोरीन, लिथियम या आयोडीन। कौन मोस्ट एक्टिव केमिकली, मोस्ट रिएक्टिव केमिकली कह दें? क्लोरीन, फ्लोरीन, लिथियम, आयोडीन क्या होगा? फ्लोरीन सबसे ज्यादा सक्रिय है और क्लोरीन कम सक्रिय होगा, याद रखना। ठीक है। फ्लोरीन सबसे अधिक क्रियाशील है क्योंकि इसमें सबसे अधिक वैद्युतीय ऋणात्मकता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है। किसमें? फ्लोरीन में होता है। ठीक है। विच अमंग द फॉलोइंग कॉज द क्रिम्सन एंड रेड कलर ड्यू टू ब्रस्टिंग ऑफ क्रैकर्स। पटाखों को फटने के बाद निम्नलिखित में से किसी कारण चटक लाल रंग निकलता है? पटाखे छोड़ो ना, दीपावली में तो छोड़ती है, होली मत छोड़ना। ठीक है। तो दीपावली में जो पटाखे छोड़ते हैं देखते हो लाल रंग निकलता है ना, तो कौन सी गैस के कारण या किसके कारण? तत्व है, गैस है, सॉलिड है, लिक्विड है, क्या होता है, क्या एलिमेंट है? तो मुख्य रूप से बात करें स्टोंटियम के कारण रेड कलर निकलता है और बैरियम के कारण ग्रीन कलर निकलता है। बैरियम के कारण ग्रीन कलर निकलेगा। ठीक है। चलिए अब आते हैं हिस्ट्री की बात। इन विच ईयर डिड महात्मा गांधी फाइनली रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका। महात्मा गांधी ने किस वर्ष अंतिम रूप से दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटा है? बिल्कुल आसान सा सवाल, कई बार आप बना चुके हो और इस पर क्वेश्चन आता भी है सर कि क्या 9 जनवरी 1915 को गांधी जी पहली बार आए, इसलिए हम लोग 9 जनवरी को NRI डे, नॉन रेसिडेंट इंडियन यानी अप्रवासी भारतीय दिवस, अप्रवासी भारतीय दिवस सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है। बिंबिसार बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी। बिंबिसार का संबंध निम्नलिखित में से किस राजवंश से था? ये क्वेश्चन आपके CGL में पूछा गया। कैसे पता है किस तरह से पूछा है? पूछा है कि सर अजातशत्रु का पिता कौन था? बिंबिसार था। एक में अजातशत्रु का पिता बिंबिसार था, किस राजवंश से था? तो बिंबिसार का संबंध हर्यक वंश से था। बिंबिसार ने हर्यक वंश की स्थापना की है। क्या किया है? हर्यक डायनेस्टी की स्थापना की है। यानी कैसे याद, ट्रिक दिया था, याद होगा ना आपको, हसीन मासू का साथ। देखते ही नहीं हो आप लोग ब्लैक मैजिक शो, तभी तो ऐसा होता है। इसलिए कहते हैं ब्लैक मैजिक शो देखा करो, 5 मिनट की वीडियो आग लगाने वाली। हर्यक वंश, सुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, सुगुंग वंश, कण्व वंश और सातवाहन वंश। तो हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार, मौर्य वंश का चंद्रगुप्त मौर्य, नंद वंश का महापद्म नंद और कुषाण वंश की बात करें
तो कुजूल कड़फिसेस वाज द फाउंडर ऑफ कुषाण डायनेस्टी। Who started the शक era which is still used by the government of India? शक संवत की शुरुआत किसने की जिसका उपयोग अभी भी भारत सरकार द्वारा किया जाता है? कनिष्क, विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त या अकबर? तो शक संवत की शुरुआत की बात करेंगे जिसका उपयोग अभी भारत सरकार द्वारा करता है, तो कौन किया था बच्चों? कनिष्क। यानी कनिष्क जो शक संवत की शुरुआत की कुषाण वंश का था, और 78 ईस्वी बराबर वन शक एरा। ठीक है। विक्रमादित्य फर्स्ट जो गद्दी पर बैठता है तो इसने भी गुप्त वंश में गुप्त एरा चलाया, जो 319 ईस्वी के बराबर एक गुप्त एरा था। अकबर ने भी 1583 ईस्वी में इलाही संवत चलाया था। ठीक है। तो कनिष्क की बात करेंगे, कनिष्क ने फर्स्ट सेंचुरी एडी में कुंडलवन कश्मीर में चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन कराया था, ये भी याद रखना। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट पब्लिश्ड बाय महात्मा गांधी? निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित नहीं किया गया था? नवजीवन, हरिजन, वंदे मातरम, यंग इंडिया। ये भी क्वेश्चन में पढ़ा चुका आपको। निम्न में से कौन सा महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित नहीं किया गया था? क्या होगा? नवजीवन होगा, हरिजन होगा, वंदे मातरम होगा या यंग इंडिया होगा? तो महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित नहीं किया गया था वंदे मातरम। किसने लिखा था वंदे मातरम? बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र बाकी बात नवजीवन, हरिजन, यंग इंडिया किसने लिखा था? तो गांधी जी ने लिखा था। ठीक है। चलिए आगे देखिए, ये तो हो गया। देखो, वेयर डिड बुद्धा अटेंड महापरिनिर्वाण? बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति डैश में हुआ, कहाँ हुआ? बोध गया, कुशीनगर, लुम्बिनी या सारनाथ? तो पहले ये समझना होगा सर महापरिनिर्वाण कहता क्या है। क्या ज्ञान की प्राप्ति है या मृत्यु है? तो कुछ ना कुछ तो मीनिंग होगा इसका। तो वेयर डिड बुद्धा अटेंड महापरिनिर्वाण? महापरिनिर्वाण की प्राप्ति की बात करें बच्चों तो कुशीनगर हुआ, यानी कहता है कि बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई। जैसे बोध गया की बात करेंगे तो ज्ञान की प्राप्ति, कुशीनगर में मृत्यु, लुम्बिनी में जन्म और सारनाथ में धर्मोपदेश, यानी पहला उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में दिया। समझ में आ गया? जन्म कब होता है? तो जन्म होता है इसका 563 बीसी में, मृत्यु होता है 483 बीसी में। ठीक है। बोध गया कहाँ था? पीपल ब्रिज के नीचे, निरंजना नदी के किनारे, जिसे हम फल्गु कहते हैं, बिहार। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स इज द फाउंडेशनल बुक ऑफ संस्कृत ग्रामर? निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन सी संस्कृत व्याकरण की मूलभूत पुस्तक है? महाभाष्य, अष्टाध्यायी, मेघदूतम या इंडिका? निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन सी संस्कृत व्याकरण की मूलभूत पुस्तक है? महाभाष्य, अष्टाध्यायी, मेघदूतम या इंडिका है? चलिए, अष्टाध्यायी किसने लिखा जरा बताइए, किसने लिखा अष्टाध्यायी? अष्टाध्यायी की बात करें बच्चों तो अष्टाध्यायी को पाणिनि ने लिखा था। किसने लिखा? पाणिनि ने अष्टाध्यायी को लिखा। मेघदूतम की बात करेंगे तो कालिदास ने लिखा। इंडिका की बात करेंगे तो मेगास्थनीज ने लिखा।
और महाभाष्य की बात करेंगे तो किसने लिखा महाभाष्य? पतंजलि ने महाभाष्य लिख दिया। ठीक है, पतंजलि ने महाभाष्य लिख दिया। यानी पतंजलि महाभाष्य लिखते हैं, अष्टाध्यायी पाणिनि लिखते हैं, मेघदूतम कालिदास लिखते हैं, इंडिका मेगास्थनीज लिखते हैं। और संस्कृत व्याकरण की बात करें सबसे पुराना या मूलभूत तो अष्टाध्यायी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन वही अष्टाध्यायी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो महात्मा गांधी ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर अपना सत्याग्रह शुरू किया था? अहमदाबाद, बारदोली, चंपारण या खेड़ा? तो सर सिंपल सा आसान सा सवाल है, जैसे कह दिया भारत की बात कर दिया। अगर ये बोलता ना पहली बार, तब हम आपको बार बार कई बार बता चुके हैं। तो इंडिया की बात किया तो कुछ सोचना ही नहीं है, चंपारण इज राइट। अगर ये पूछता ना कि सर महात्मा गांधी ने किस स्थान पर पहला सत्याग्रह शुरू किया, तब हम दक्षिण अफ्रीका की बात करते। लेकिन यहाँ जब साफ लिख दिया भारत, तो दैट मीन्स 1917 में चंपारण होता है, अहमदाबाद 1918 होता है, खेड़ा भी 1918 होता है, और बारदोली 1928, जिसमें से कौन? तो भारत के बिस्मार्क सरदार वल्लभ भाई पटेल अध्यक्षता करते हैं, यानी आंदोलन को लीड करते हैं, और वहीं की महिलाएं इन्होंने सरदार की उपाधि दी थी। तो कई बार आता है कि हमेशा चंपारण के बाद क्या हुआ, तो चंपारण के बाद हमेशा याद रखना कि चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा। ठीक है। हाउ मेनी ईयर्स ऑफ इम्प्रिजमेंट वाच महात्मा गांधी सेंटेंस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया? भारत में पहली बार महात्मा गांधी को कितने वर्ष कारावास की सजा हुई थी? 3 वर्ष, 6 वर्ष, 2 वर्ष या 7 वर्ष? हाउ मेनी ईयर्स ऑफ इम्प्रिजमेंट वाच महात्मा गांधी सेंटेंस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया? भारत में पहली बार महात्मा गांधी को कितने वर्ष कारावास की सजा हुई थी? तो क्या होगा, कितने वर्ष हुई थी? 6 वर्ष। भारत में पहली बार महात्मा गांधी को 6 वर्ष की सजा हुई थी। कब हुआ था मैं भी बता दूं ये कि सर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बाद 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हुआ, याद आ गया, जो कहाँ, गोरखपुर में है, यूपी में। इसी कांड के लिए गांधी जी को जिम्मेदार माना गया था घटना के लिए, और 6 वर्ष की सजा सुनाई गई थी। और 10 मार्च 1922 को गांधी जी जेल चले गए थे। 10 मार्च 1922 को गांधी जी जेल चले गए थे, जो 2 वर्ष में ही न छोड़ दिया गया था। ये अलग बात है, लेकिन जैसे ही पूछा जाए तो क्या होगा, 6 वर्ष होगा। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन गांधी जी द्वारा शुरू नहीं किया गया था? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडेंस मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट या स्वदेशी मूवमेंट? तो जैसे बात करें सर कौन सा आंदोलन गांधी जी द्वारा शुरू नहीं किया गया था, तो क्या कहेंगे? आसान सा सवाल, बिल्कुल थोड़ा सा सोचने की जरूरत है। स्वदेशी आंदोलन की बात करेंगे, क्योंकि स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था बच्चों, ये समझना पड़ेगा। 1906 में होता है, ये 5 में, 1905, 1906 में। और गांधी जी आते हैं भारत से कब? गांधी जी आते हैं भारत से 1915। असहयोग की बात करें कब हुआ, ये 1920 में। सविनय की बात करेंगे ये 1930 में। भारत आंदोलन की बात करेंगे 1942 में। तो सीधा सा मतलब था कि सर गांधी जी ने भारत में कौन सा आंदोलन शुरू नहीं किया, तो आप क्या कहोगे, स्वदेशी मूवमेंट्स, जो शुरुआत होता है 1905 1906 में। ठीक है, यानी उसमें गांधी जी तो थे ही नहीं भारत में, तो कैसे कह सकते हैं कि आंदोलन गांधी जी ने शुरू किया था? ड्यूरिंग दैट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट विच अवार्ड डिड गांधी जी रिटर्न? देखिए क्वेश्चन को याद करिए, जब मैं वाईफाई स्टडी में बीच में पढ़ाया था तो बच्चों ने कहा था सर आपने ये सवाल गलत पढ़ा दिया, लेकिन सवाल गलत नहीं है, आपने गलत समझा। कहता है किस सम्मान को वापस कर दिया आंदोलन के दौरान? ये वापस करते हैं कैसर हिंद। पहले मैं समझा दूं, कैसर हिंद वापस करते हैं सर, इन्हें मिलता है 1914-18 में, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में सपोर्ट करते हैं। तो अगर होता ना कि किसके विरोध में वापस करते हैं, किसके विरोध में वापस करते हैं, ये विरोध था जालियांवाला बाग। जालियांवाला बाग का विरोध था। लेकिन कहते हैं किस आंदोलन के दौरान, तब असहयोग आंदोलन के दौरान वापस करते हैं। क्योंकि देखो जालियांवाला बाग कोई आंदोलन तो था नहीं, एक इंसिडेंट था जिसमें अंग्रेजों ने क्या की, खून की नदियां बहा दी। नाइटहुड की वापसी करते हैं कौन, रविन्द्रनाथ टैगोर। जालियांवाला बाग के समय ही राय बहादुर की वापसी करते हैं कौन, जमनालाल बजाज। ठीक है। पद्मावत द बुक ऑन द लाइफ ऑफ क्वीन चित्तौड़ इज रिटेन बाय, पद्मावत चित्तौड़ की रानी के जीवन पर पुस्तक डैश द्वारा लिखी गई है, किसने लिखा?
विष्णु शर्मा, चंद बरदाई, कलहन या मलिक मोहम्मद जायसी। तो याद करिए 1303 में अलाउद्दीन खिलजी आकर अटैक करता है चित्तौड़ पर और जीतता है उसे, और उसका नाम बदलकर खिजराबाद रख देता है अपने पुत्र के नाम पर। और राणा रतन सिंह वहां का शासक था, उसको मारकर पद्मावत को हासिल करना चाहता है, जो किंवदंती है, लेकिन वो जौहर कर लेती है। तो मलिक मोहम्मद जैसी जो शेरशाह सूरी के समय में पूरा करता है। शेरशाह सूरी यानी कब की बात कर रहा है ये बात कर रहा है 1540 के आसपास। विष्णु शर्मा गुप्त काल में पंचतंत्र लिखते हैं, विश्व में सबसे ज्यादा भाषा में बदलने वाला, ट्रांसलेट होने वाला। चंद्र बरदाई की बात करें तो पृथ्वीराज रासो, और कल्हन की बात करें तो राज तरंगनी, जिसमें से हमें कश्मीर के इतिहास, कश्मीर के शासक इतिहास की जानकारी मिलती है। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन द ऑर्डर ऑफ देयर क्रोनोलॉजी, निम्नलिखित घटनाओं को उनके कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। क्या होगा? अगस्त ऑफर, पूना पैक्ट या तीसरा गोलमेज सम्मेलन। बिल्कुल आसान सा सवाल, लेकिन उतना ही कॉम्प्लिकेटेड सोचना पड़ेगा कि घटना कब हुआ, अरेंज करना पड़ेगा। तो क्या होगा? अरेंज करिए 2 3 1। पहला में ईयर निकालना होगा कि सर कौन सी घटना कब हुआ। तीसरा गोलमेज सम्मेलन की बात करें तो 1930 में पहला, 1931 में दूसरा, 1932 में तीसरा। पूना पैक्ट की बात करें सर तो ये भी 1932 में होता है पूना पैक्ट, 24 सितंबर 1932 को। तो तीसरा गोलमेज सम्मेलन भी 1932 में होता है, लेकिन पहले पूना पैक्ट होगा, क्योंकि सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1931 में गांधी जी जाते हैं वहां और उनकी बात नहीं सुनी जाती है, तो यहाँ बैठते हैं सेंट्रल यरोदा जेल में, जहां पूना पैक्ट अंबेडकर और गांधी जी के बीच में होता है। अगस्त ऑफर की बात करें 1940। तो क्या हो गया? पहले पूना पैक्ट होगा, 2 3 1। ठीक है, चलिए। तो ये था बच्चों शॉर्ट वीडियो, क्योंकि ताकि आपको भी लगे कि सर ने ज़्यादा लंबा खींच लिया। नहीं, फेस्टिवल है, फेस्टिवल सेलिब्रेट करिए, हर वो लम्हा जिए, हर वो लम्हे को समेटिए, क्योंकि तभी आपको इंस्पायर करेगा कि मैं अगली बार जब होली में जाऊंगा ना, तो मैं अपने पैसे से खर्च करूंगा, मैं अपने पैसे से सेलिब्रेशन करूंगा, ताकि और सारे आपके फैमिली को भी आप पर गर्व हो। ठीक है, तो मैंने वाईफाई चैम्प की इमेज को दिखाया था। अगर आपको लगता है सर बिल्कुल मैं अनअकैडमी में भी जुड़ना चाहता हूँ, तो जुड़ सकते हो बच्चों। देखो आपके पास अभी ऑफर है, ऑफर इन द सेंस कि ऑप्शन है, रेलवे है, डीआरडीओ है, और दोनों कोर्सेस हमारे चल रहे हैं। एसएससी मैं सोच रहा हूँ फुल फ्लेज लेकर चले आऊँ सितंबर को टारगेट करते हुए। तो बिल्कुल जुड़े, आने वाले समय में लेखपाल भी आएगा, तो बिल्कुल जुड़िए, रेलवे में जुड़िए या फिर डीआरडीओ में जुड़िए, जिसमें आप समझ में आता हो, क्योंकि जो आपका गोल है। तो इस गोल को हासिल करने के लिए सबसे पहले अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के बाद ओपन करें, ओपन करने के बाद मोबाइल नंबर फिट करें, मोबाइल नंबर फिट करने के बाद गेट ओटीपी करें बच्चों। गेट ओटीपी करने के बाद ये मैनेज गोल करें। यहीं पे प्रॉब्लम होता है बच्चों को, सब समझ नहीं आता मैं क्या तैयारी करूं। तो पता है अगर आप इस बैंक एग्जाम को करते हो ना, तो पूरी बैंकिंग आपकी कवर हो जाएगी इसमें। एसएससी तो पूरी एसएससी, रेलवे तो पूरा रेलवे, सीडीएस डीआरडीओ तो कहाँ, सीडीएस डीआरडीओ के लिए आपको ये सीडीएस एफ कैट में जाना होगा, डीआरडीओ के लिए भी। जैसे सिलेक्ट करेंगे, गेट सब्सक्रिप्शन के लिए कहेगा, सब्सक्रिप्शन के लिए तो कितना मंथ। तो यहाँ पर बच्चे बहुत कंफ्यूज करते हैं, तो मैं कहता हूँ प्री और मेंस भैया दोनों देख लो, ताकि आपको भटकना ना पड़े कहीं। ठीक है, तो यानी सपोज मान लीजिए 12 मंथ, तो कंटिन्यू करेंगे, कंटिन्यू करके यहाँ पे इंटर रेफरल कोड अप्लाई करें, तो यहाँ वाईफाई चैप आप अप्लाई कर दें, जिसमें से जो प्राइस है वो 10% आपका ऑफ हो जाएगा। फिर पेमेंट करने के बाद तो इतने सारे मोड हैं जिसमें आप पेमेंट करना चाहते हो, क्रेडिट, डेबिट, यूपीआई, गूगल पे, पेटीएम। जैसे पेमेंट करेंगे सर, ये गेटवे खुलेगा आपका, और आप और मैं अनअकैडमी में बातें करेंगे, चाहे मैथ के लिए आकाश सर, रीजनिंग के लिए हितेश सर, या इंग्लिश के लिए संदीप सर, या जीके जीएस के लिए मैं और कृति मैम।